हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है द टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डाइपोल व्हेन द डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल होंगी वो, ठीक है, लेकिन वो मैं नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ क्योंकि सेम एकदम कॉपी पेस्ट टॉपिक हमने पढ़ा है एसएचएम में ऑस्सिलेशन में। ऑस्सिलेशन में लास्ट वाला टॉपिक क्या है हमारा, वो यही है कि अगर किसी मैग्नेटिक डाइपोल को हम एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो वो जो डाइपोल है ना वो ऑस्सिलेशन परफॉर्म करने लग जाता है, उस डाइपोल पे कुछ टॉर्क लगता है। तो सिमिलर टॉपिक उठा के इस चैप्टर का पहला टॉपिक बना दिया गया है, तो उस पर दोबारा सेम टॉपिक पे दोबारा वीडियो बनाने का कोई मतलब है नहीं। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसी वीडियो को आप इस चैप्टर का पहला वीडियो मान सकते हो। वैसे देखा जाए तो कोविड-19 का जो रिवाइज सिलेबस है उसमें इस चैप्टर का पहला टॉपिक बोर्ड में आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन नीट और जेडब्ल्यू के लिए इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। चैप्टर बहुत ही छोटा है, पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना होगा अगर आपको जेडब्ल्यू नीट में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। ठीक है, तो वो वाला टॉपिक हम नहीं पढ़ रहे हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद का टॉपिक हम शुरू करते हैं जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो थोड़ी पिछली क्लासेस में जाएंगे, पिछले चैप्टर्स में हम जाएंगे। ठीक है, मैग्नेटिज्म मतलब क्या, कुछ तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मटेरियल के अंदर आ जाना। ठीक है, हमारे आसपास सराउंडिंग में बहुत सारे मटेरियल्स है, कुछ मटेरियल्स ऐसे है जिनमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ सकती है या जिनमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होती है। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं उन पे कितना भी ट्राई कर लो उनमें हम मैग्नेटिज्म नहीं भर सकते, उनको हम मैग्नेटाइज नहीं कर सकते, उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं आ सकती। तो ऐसा क्यों होता है उसका रीजन आज हम पढ़ने वाले हैं। कैसे होता है, पूरे बिल्डिंग ब्लॉक में जाएंगे, हम एटम के अंदर जाएंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले पिछले क्लासेस या पिछले चैप्टर्स में हमने क्या पढ़ा है, तो सबसे पहले क्लास 11 में मैग्नेटिज्म में हमने टॉपिक्स पढ़े थे कि बार मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, करंट अगर किसी लूप में से, करंट कैरिंग लूप जो है उस लूप में से अगर हम करंट पास करा रहे हैं तो करंट कैरिंग लूप भी बार मैग्नेट की तरह या मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करने लग जाता है। ठीक है, उसमें हमने ये पढ़ा था, शॉर्ट में बताता हूँ। मान लो ये करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, इमेजिन करो कि हाथ में कोई करंट कैरिंग लूप है और उसको मैं इधर से देख रहा हूँ, आप जहां से देख रहे हो वहां से मैं देख रहा हूँ। अगर मुझे करंट वहां से क्लॉकवाइज दिखता है, आपकी साइड से देखने से अगर करंट मुझे क्लॉकवाइज दिखता है तो इस कॉइल के आपकी साइड की तरफ कौन सा पोल प्रोड्यूस होगा, अगर क्लॉकवाइज है तो प्रोड्यूस होगा साउथ पोल। अब इसका ऑब्वियस मीनिंग क्या हो जाएगा, कॉइल है, आगे से आप देख रहे हो क्लॉकवाइज दिख रहा है तो समझ जाना आगे क्या प्रोड्यूस होगा, साउथ पोल। तो ऑब्वियस क्या है, इधर से जो देखेगा, पीछे के साइड से जो देखेगा उसको करंट कैसे दिखेगा, उसको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। और जिस साइड से करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा उस साइड पे कौन सा पोल प्रोड्यूस होता है, नॉर्थ पोल। तो करंट कैरिंग लूप जो है, एक ही वायर है मान लो सर्कुलर, तो एक ही वायर जो है सर्कुलर, उस वायर की उधर की साइड साउथ पोल की तरफ बिहेव करेंगी और इधर का साइड क्या होगा, नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा। ये हमने पिछले क्लासेस में देख लिया है। उसके बाद में हमने पढ़ा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो है इस चैप्टर के लिए वो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एम से, और उसका फॉर्मूला होता है I into A, where I is the current through loop या through conductor, और A होगा एरिया बाउंडेड बाय दैट लूप, या एरिया या वही लूप ही बोल सकते हैं क्योंकि एरिया कौन कवर कर सकता है, लूप ही बाउंड कर सकता है। जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि एरिया जो है, एरिया है वेक्टर क्वांटिटी। इसका यूनिट जो है करंट का होता है एम्पियर, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बहुत हमें काम में आने वाला है। ठीक है, तो कुछ कुछ मटेरियल के पास मैग्नेटिज्म होगा, कुछ कुछ के पास नहीं होगा, तो क्यों होता है। ठीक, तो हमने ये पढ़ा था पिछले साल में 11th में कि अगर कोई बार मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसको बोलते हैं एक्सिस, इस एक्सिस पे कोई पॉइंट लिया मैंने P, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमने ढूंढा था। ठीक है, डेरिवेशन था। उसके बाद में ये इक्वेटर होता था, इक्वेटर पे एक पॉइंट लेते थे, इक्वेटर के लिए डायग्राम ऐसी बनती थी, ऐसी कुछ तो डायग्राम बना करती थी। ठीक है,
उसके लिए हम मैग्नेटिक फील्ड ढूंढा करते थे। ठीक, तो मैग्नेटिज्म सारे मटेरियल में नहीं आता है, किस किस मटेरियल में आएगा, किस किस मटेरियल में नहीं आएगा। तो जो केमिस्ट्री में तुम पढ़ते थे, केमिस्ट्री में इसका ज्यादा काम नहीं है केमिस्ट्री का इधर। केमिस्ट्री में रिएक्शन कब होता है, दो रिएक्टेंट्स के बीच में रिएक्शन कब होता है, जब दोनों रिएक्टेंट के पास कुछ तो कैपेबिलिटी होगी। एक के पास होगी इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने की कैपेसिटी, दूसरे पास होगी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। जब इलेक्ट्रॉन को दिया जाता है या लिया जाता है या इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया जाता है, आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड जिनको बोलते थे, मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का इंटरचेंजिंग होगा, ट्रांसफर होगा, उतना ज़्यादा वो रिएक्टेंट क्या कर पाएंगे, रिएक्ट कर पाएंगे। तो सारा खेल जो है केमिस्ट्री में किस पे है, सारा खेल इलेक्ट्रॉन पे। उसी तरह से मैग्नेटिज्म में भी सारा खेल किस पे है, इलेक्ट्रॉन पे है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही ऐसा है जो क्या होता है, फ्लो करता है, मूव करता है, मोशन करता है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा है, अगर किसी कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो करा दो तो कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना प्रॉपर्टी किसका है, मैग्नेट का है। ये कंडक्टर तो मैग्नेट है नहीं, फिर भी वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब उस कंडक्टर के अंदर से करंट जाता है तो उसमें मैग्नेटिज्म आ जाता है। उसमें से करंट जाता है तब मैग्नेटिज्म आता है। मतलब क्या, करंट का फ्लो मतलब चार्ज का फ्लो। ठीक है, अगर किसी कंडक्टर में से चार्ज फ्लो कराएंगे तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में हमने पढ़ा है, स्टेडी चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और जब चार्ज वही चार्ज मोशन में आ जाएगा तब मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो मैग्नेटिज्म का यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि मैग्नेटिज्म का ओरिजिन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, चार्ज इन मोशन। चार्ज इन मोशन, और चार्ज इन मोशन कौन होता है, तो एक ही होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है क्या प्रोड्यूस कराने के लिए, किसी भी मटेरियल में मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कराने के लिए। अभी बात ये है कि इलेक्ट्रॉन तो सारे एटम में है, क्योंकि कोई भी एटम बिना इलेक्ट्रॉन के बनता नहीं है। तो मोर स्पेसिफिक हम बोलेंगे कि जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, ठीक है, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, मेटल्स होते हैं। तो जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके पास मैग्नेटिज्म अचीव करने की कैपेसिटी भी क्या होंगी, ज्यादा होंगी। उनके अंदर हम मैग्नेटिज्म ज्यादा तरीके से भर सकते हैं। तो जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, जिस सब्सटेंस के एटम्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उनमें हम मैग्नेटिज्म आराम से इंड्यूस कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं या फिर कैसे होता है ऑटोमेटिक, वो अभी हम जस्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कराने के लिए। तो चलिए एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ठीक है, जिसका मास क्या है, m है। ठीक है, एक एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अराउंड क्या हो रहा है, मान लो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में बना रहा हूं। ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ऑर्बिट में क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है। तो देखो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन कर रहा है, इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा v। मान लो सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है, सेंटर से जो इतना डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो हम लिखेंगे कैसे, बोलेंगे कैसे, कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज e एंड मास me। इलेक्ट्रॉन का मास डिनोट करेंगे me से, ठीक है, इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस, द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज r and the velocity with which electron is orbiting, that velocity is v। ठीक है, सेंटर में है न्यूक्लियस। तो अभी देखो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है। अभी चार्ज किस में आया है, मोशन में। तो ये जो जिस रास्ते से इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है इसको वायर कंसीडर करो, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है, ये जो ड्रॉ करा हुआ है, उसको हम क्या मान सकते हैं, उसको हम करंट कैरिंग लूप मान सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ इस लूप में से क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है। चार्ज का फ्लो होना मतलब क्या, करंट प्रोड्यूस होना, ठीक है। तो ये चार्ज की फ्लो की वजह से कितना करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, I करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। और ये लूप कौन सा है, ये लूप जो है, इस लूप को करंट कैरिंग लूप बोलेंगे। उसका रेडियस r है, सर्कुलर लूप है, और सर्कुलर लूप का एरिया कितना होगा, A = πr²। इनकी जरूरत हमें पड़ने वाली है,
ठीक है। तो अभी पिछले चैप्टर में जाओ, अगर किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तो उस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो अभी और दूसरा उसी की तरह करंट लूप के बारे में भी, अगर करंट लूप में से चार्जेस फ्लो करा दो तो करंट लूप के सराउंडिंग में क्या बन जाता है, करंट लूप के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। अभी यहाँ पे क्या है, ये जो सर्कुलर पाथ है उसको करंट लूप बोल देंगे, और उसमें से ये चार्ज फ्लो हो रहा है, एक ही है इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से अब प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक मोमेंट। अभी प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि अभी मैंने बोला कि जिस मटेरियल के पास मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस कराने की कैपेसिटी है उन्हीं के अंदर हम क्या बन सकते हैं, उन्हीं के अंदर मैग्नेटिज्म बढ़ सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट को डिनोट किया जाता है कैपिटल एम से, और वो फॉर्मूला है I इंटू ए, वेयर I इज करंट। ठीक है, मान लो कितने टाइम के लिए फ्लो हो रहा है, टी टाइम के लिए, कैपिटल टी टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो उससे आराम से करंट निकाल सकते हैं। और एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, ये जो लूप है इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। ठीक, अभी ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो मोशन है ना, इसका मोशन अर्थ का मोशन जैसा है सन के अराउंड वैसा ही है। अर्थ जो है वो रिवॉल्व भी करती है और खुद के अबाउट रोटेट भी करती है, तो इलेक्ट्रॉन का भी वैसा ही है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस के अराउंड घूमेगा भी, रिवॉल्व भी होगा, रिवॉल्यूशन भी करेगा, और जैसे अर्थ रोटेट भी करती है वैसे इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो रोटेशन है, इलेक्ट्रॉन का रोटेशन को हम बोलेंगे स्पिन। इलेक्ट्रॉन खुद की जगह पे क्या होता है, स्पिन, मतलब वो खुद के अबाउट भी घूमेगा, खुद के एक्सिस के अबाउट, और वो न्यूक्लियस के अराउंड भी घूमेगा। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में। तो देखो इलेक्ट्रॉन चार्ज है, चार्ज अब मोशन में आ गया, चार्ज मोशन में आ गया मतलब करंट हो गया, करंट कैरिंग लूप बन गया। तो करंट कैरिंग लूप क्या बनाता है, करंट कैरिंग लूप बनाता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फार्मूला है I इंटू ए। ठीक है, तो चार्ज का जो ये मोशन है, कौन सा मोशन, ऑर्बिटल मोशन, जो ऑर्बिट में घूम रहा है, तो ऑर्बिटल मोशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होगा। और दूसरा जो मोशन है स्पिन मोशन, उसकी वजह से प्रोड्यूस होगा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस ड्यू टू द करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन दो तरह के मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, दोनों का एडिशन ही होगा। ठीक है, एक मैग्नेटिक मोमेंट जो प्रोड्यूस होगा उसके ऑर्बिटल मोमेंट की वजह से, रिवॉल्यूशन की वजह से, और दूसरा जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करेगा वो किसकी वजह से, उसके स्पिन की वजह से। ठीक है, इस केस में इस टॉपिक में हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कराने में। ठीक है, तो चलिए यहां तक पढ़ा है हमने कि करंट रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, करंट का अभी हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, इस फॉर्मूले को भूलेंगे नहीं, लगे तो इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको। ठीक है, तो चलो आई कैसे निकालेंगे, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज अपॉन टाइम मतलब क्या, यहाँ पे चार्ज है ई और टी मान लो टी है, कैपिटल टी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ई का वैल्यू है, टाइम का भी वैल्यू है। टी क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। अगर 2 पाई अपॉन ओमेगा नहीं मालूम है हमें फॉर्मूला, तो दूसरा है 2 पाई आर अपॉन वी। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस बोलेंगे इधर, एक रोटेशन में, सॉरी एक रिवॉल्यूशन में, रेडियस अगर आर है सर्कल का, तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और एक रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर होगा वो कितना होता है, इज इक्वल टू सर्कमफरेंस। तो टाइम कैसे आ जाएगा, टाइम इधर आ जाएगा, वेलोसिटी इधर, तो 2 पाई आर अपॉन वी हम लिख सकते हैं। तो देखो इसको लिखता हूं मैं, I इज इक्वल टू ई अपॉन 2 पाई आर अपॉन वी। तो ये v क्या हो जाएगा, v ऊपर चला जाएगा, 2 पाई आर अपॉन वी था वो v ऊपर चला जाएगा, ये हो गया I। लेकिन मुझे क्या लाना है, मुझे लाना है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को मैं डिनोट करूंगा MO से। फॉर्मूला है I इंटू ए। फॉर्मूला में वैल्यू डालते हैं, I की वैल्यू ये EV अपॉन 2 पाई आर। एरिया क्या है, सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर।
ठीक है, इसको सॉल्व करा तो क्या आ जाएगा, एमओ इज इक्वल टू पाई पाई कट हो जाएगा, एक एक आर कट हो जाएगा, ई वी आर अपॉन 2। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखो। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से जो प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, किसकी वजह से, ऑर्बिटल मोशन की वजह से, उसको हम डिनोट करेंगे एमओ से। और ये आएगा, अगर रेडियस बड़ी होंगी तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा होगा, वेलोसिटी अगर ज्यादा रहेगी फिर भी क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा होगा, मतलब मैग्नेटिज्म ज्यादा तरीके से बढ़ सकते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, उतना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होता है, उतना स्ट्रांग मैग्नेट हम बना सकते हैं। ये इससे हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट में जो मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, उसकी वजह से एक और चीज होती है, मास है इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी भी है, और इलेक्ट्रॉन अभी स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा है, इलेक्ट्रॉन अभी सर्कल में जा रहा है। तो इसके पास जो मोमेंटम होगा ना, उस मोमेंटम का नाम होगा एंगुलर मोमेंटम। और इस एंगुलर मोमेंटम को इधर हम नाम देंगे, उसका नाम होगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ऑर्बिटल में एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं, ये पाया करता है इधर। फिर से एक बार बताता हूं मैं, ये क्या है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में होने वाले मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट बनेगा वो है एमओ। अभी हम कर रहे हैं दूसरा फॉर्मूला। हम अभी क्या कर रहे हैं मैं बता देता हूँ, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम दोनों अलग अलग टर्म है, उनके बीच का रिलेशन हम ढूंढने वाले हैं। ठीक है, कोई टर्म्स हम निकालेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम जो है इलेक्ट्रॉन का, वो हम निकालते हैं। एंगुलर मोमेंटम को डिनोट किया जाता है एल से। और कौन सा एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल, ऑर्बिट के मोशन की वजह, ऑर्बिट के अंदर जो मोशन हो रहा है ना, उसकी वजह से। तो देखो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv इंटू आर। ठीक है, लीनियर मोमेंटम इंटू आर, वो होता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। कहाँ पे पढ़ा है, तो रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे मास किसका, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है। इस फॉर्मूले में और कुछ चीज जानने का जरूरत है नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, जो हमारा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है ना, इसको एल की टर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखना एमओ जो है वो क्या है, ई वी आर अपॉन 2 में। देखो एल का जो है वी आर इधर है, मैं एम ई एडजस्ट करता हूँ, एम ई से मल्टीप्लाई भी करता हूँ और एम ई से डिवाइड भी कर देता हूँ। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, देखो एमओ इज इक्वल टू, देखो ई अपॉन 2 एम ई अपॉन 2 एम लिख लेता हूँ। एम मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं तो ई कैंसिल कर दोगे, छोटा ई है, सफिक्स वाला ई है। ठीक है, और क्या हो जाएगा, एम वी आर, एम वी आर, एम वी आर मतलब क्या, एल, एंगुलर मोमेंटम। एम वी आर मतलब क्या, एंगुलर मोमेंटम। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक्चुअली क्या है, ये जो है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पॉजिटिव नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। तो अभी ई को मैं क्या लिखूंगा, माइनस ई अपॉन 2me इंटू एल। चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, मास भी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर है तो ये भी वेक्टर है। तो ये वाला क्या बताता है टर्म हमको, कि जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है इलेक्ट्रॉन का, वो इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट द डायरेक्शन जो है दोनों की वो क्या होंगी, अपोजिट। मान लो अगर इस करंट कैरिंग लूप के नीचे के साइड साउथ पोल बन रहा है, तो ऊपर के साइड कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है एमओ का डायरेक्शन होता है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो ऊपर का डायरेक्शन किसका होगा, एमओ का। ऊपर का डायरेक्शन किसका होगा, एमओ का, फ्रॉम साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। ठीक है, तो अगर एमओ का डायरेक्शन ऊपर है तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, एक्सैक्ट अपोजिट, मतलब नीचे होगा। तो इस तरह से आप डायग्राम में भी डायरेक्शन दोनों का दिखा सकते हो। मैंने बोला है मान लो, ठीक है, इस केस में क्या है, ऊपर से देख रहा हूं ना, तो करंट मुझे ऊपर से नॉर्थ दिख रहा है, सही है, फिर इस डायरेक्शन के लिए सही है। एमओ क्या है, ऊपर जाएगा, नीचे क्या होगा, पोल साउथ होगा, ऊपर नॉर्थ होगा।
मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक है, इस तरह से होगा, तो एक जगह अपोजिट डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, तो ये रिलेशन भी आपको ध्यान में रखना होगा। और इसमें ये जो क्वांटिटी है ना E/2m/e मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस क्वांटिटी को बोलते हैं गायरो मैग्नेटिक रेशियो। कौन सा रेशियो बोलते हैं इसको? इसको बोला करते हैं गायरो मैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, ये नाम ध्यान में रखना। गायरो मैग्नेटिक रेशियो का हम वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन गायरो मैग्नेटिक रेशियो का वैल्यू ध्यान में रखने का जरूरत है नहीं। आगे एक वैल्यू आएगी हमको जिसका नाम है बोहर मैग्नेट्रॉन, उसकी वैल्यू हमें मालूम होना जरूरी है और उसको ध्यान में भी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में यहाँ तक हमने देखा है कि मैग्नेटिक मोमेंट कैसे प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से, और जो इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है उसका रिलेशन क्या है उसके खुद के एंगुलर मोमेंटम के साथ में। वो रिलेशन रहा ये मैग्नीट्यूड में और एक वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अभी मैं इसको रफ करूंगा, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो दोस्तों, अभी तक अपन ने देखा है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम के बीच का रिलेशन। ठीक है, अभी अगले चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं, अगला चैप्टर है एक एटम मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियर बोल के है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर। ठीक है, ये भी चैप्टर आपने 9th 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। उसमें आपने बहुत सारा पढ़ा होगा, रुदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा होगा, उसके बाद में डाल्टन वगैरह थे, उन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा होगा, और एक लास्ट में साइंटिस्ट आया था नील बोहर। ठीक है, नील बोहर साइंटिस्ट आया था, उसने 3 पोस्टुलेट बोले थे। 3 पोस्टुलेट मतलब 3 उसमें एजम्पशन लिखे थे और उसको प्रूव भी करने की कोशिश की गई थी। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ठीक से ध्यान दो, ये एंगुलर मोमेंटम के बारे में नील बोहर कुछ बोला था। ठीक है, नील बोहर क्या बोला था, जो किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास जो भी एंगुलर मोमेंटम होगा वो एंगुलर मोमेंटम होगा NH/2π। NH/2π मतलब n इंटू H/2π, और n क्या होगा, n होगा इंटीजर। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ एवरी एटम is equal to the integer multiple of H/2π where H is Planck's constant। H है Planck's constant, H/2π क्या होता है वो सारी चीजें हम उस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अभी सिर्फ इतना ध्यान दो कि नील बोहर ने क्या बोला है एटम के बारे में और इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि जो इलेक्ट्रॉन होगा ना उसका जो मोमेंटम होगा एंगुलर मोमेंटम वो क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ H/2π, और n जो है ना वो n होगा ऑर्बिट नंबर। n क्या होता है, ऑर्बिट नंबर, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, ऐसा। ठीक है, तो बस इतना ही बोला था नील्स बोहर ने, उसकी वैल्यू हम इधर डाल देंगे। तो MO, अगर कोई मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऑर्बिट में है, कोई इलेक्ट्रॉन है सेकंड ऑर्बिट में है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वो कितना प्रोड्यूस कर सकता है, सेकंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेटिक मोमेंट कितना प्रोड्यूस कर सकता है, वो अगर हमें निकालना है तो उसके लिए अभी हम फॉर्मूला बना सकते हैं। तो क्या है, E/2me, और मैं क्या कर दूं, L की वैल्यू ये डाल देता हूं NH/2π। उसकी वजह से क्या लेगा, ENH/4, 2 इंटू 2 क्या लेगा 4, उसके बाद में पाई इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलेगा इस फॉर्मूले से कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है, उस ऑर्बिट का नंबर अगर हमें पता चल गया तो वो इलेक्ट्रॉन कितना ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब कितना मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है वो निकाल सकते हैं। अगर n की वैल्यू 1 डाल देंगे, n की वैल्यू 1 डाल देंगे इस फॉर्मूला में, तो क्या आएगा, MO इज इक्वल टू EH/4π। इसको ठीक से देखो, इसको अगर ठीक से देखा तो E का वैल्यू हमें मालूम है 1.6 इंटू 10⁻⁹। H जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसका वैल्यू भी कांस्टेंट ही होता है, 4π ऑलरेडी कांस्टेंट है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻31, वो भी कांस्टेंट है, ये सारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये जो सारा कांस्टेंट है इसको बोला करते हैं, इसको बोलते हैं बोहर्स मैग्नेट्रॉन, इसको बोलते हैं बोहर्स मैग्नेट्रॉन, और इसका वैल्यू ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इसका वैल्यू है
9.274 इंटू 10⁻24 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इसको ध्यान में रखो और उसके बाद में जो ऑर्बिट नंबर होगा उस ऑर्बिट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आपको डायरेक्ट उस इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसका वैल्यू आपको ध्यान में रखना ही होगा। क्या है 9.274 इंटू 10⁻24 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, बोहर्स मैग्नेट्रॉन, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करने का रीजन कौन है, तो इलेक्ट्रॉन है। कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो किस पे डिपेंड है, किस तरह से डिपेंड है, फॉर्मूला हमने निकाला, गायरोमैग्नेटिक रेशो पढ़ा, उसके बाद में बोहर मैग्नेट्रॉन पढ़ा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।